नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंदर सिंह, बायो फैकल्टी पारस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज प्रीवियस ईयर 2024 के कुछ क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। जैसे आइए सबसे पहला हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि सेंटीपीड जो वर्ग चिलोपोडा में आता है, कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं। अब ये जो सेंटीपीड्स होते हैं जिनको हम लोग अपनी भाषा में आप कह सकते हैं, जैसे कंचला भी कहते हैं या कन खजूरा भी कहते हैं, वो जीव है सेंटीपीड्स। अब ये सेंटीपीड्स करते क्या है कि ज्यादातर कीटों का शिकार करते हैं। किनका शिकार करते हैं दोस्तों? कीटों का क्या करते हैं? शिकार। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पर कीटों का शिकार करना। क्या करना? कीटों का शिकार। तो सेंटीपीड्स यहाँ पर किसका शिकार करते हैं दोस्तों? कीटों का शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रूट नोड रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है? कौन सा नेमेटोड यहाँ पर जिम्मेदार है? आइए दोस्तों इसको देखते हैं। वो जो नेमेटोड यहाँ पर बताया गया है वो नेमेटोड यहाँ पर अपना रहने वाला है कौन सा? मिलोइडोगाइना। ये एक प्रकार का क्या है? सूत्रकृमि है। इसकी अनेक वेराइटी है, जैसे हेटेरोडेरा एविनी है, हेटेरोडेरा मेजर है, और यहाँ पर प्लेटिलेंचस भी है, और कौन सा दे रखा है? ग्लोबोडेरा भी दे रखा है। ये सब के सब कौन है? यहाँ पर सूत्रकृमि की जाति है, जिसमें यहाँ पर जो रूट नोड उत्पन्न करता है, जो गांठें बनाता है, जड़ों में क्या बनाएगा? गांठ। इन गांठों को जो बनाता है यहाँ पर, वो कौन रहने वाला है? यहाँ पर मिलोइडोगाइना है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा रहने वाला है? मिलोइडोगाइना। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए जानी जाती है, जिसका उपयोग रस्सियां और कपड़े बनाने में किया जाता है? तो यहाँ पर जो रस्सियां या कपड़े बनाने के लिए जिसका यूज किया जाएगा, जिस फसल का यूज किया जाता है, उसका नाम क्या है? यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों सन हेम्प रहने वाला, जिसको हम सनई भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सनई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनई। क्या कहेंगे उसे? सन है। इसको दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? सनई के नाम से भी जानते हैं। इस नाम से जानते हैं सन। सनई से ध्यान रखना है, रस्सियां कपड़े यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं इस प्लांट से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इसके बाद में बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, टिश्यू कल्चर की जनक के रूप में किसे जाना गया है? टिश्यू कल्चर का मतलब है यहाँ पर पादप संवर्धन की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पादप उत्तक संवर्धन की बात हो रही है। और पादप उत्तक संवर्धन में ध्यान रखना, इसने जो पादप उत्तक संवर्धन की जिसने खोज की है वो वैज्ञानिक यहाँ पर कौन रहने वाला है? हेबरलैंड रहने वाला है। कौन रहने वाला है? हेबरलैंड, जो टिश्यू कल्चर के क्या माने गए हैं? जनक माने। हम लोग टिश्यू कल्चर में क्या कर सकते हैं? कोई भी कायिक धातु को लेकर और नए प्लांट में क्या कर सकते हैं? किसी माध्यम या ठोस माध्यम में डालकर उसका संवर्धन कर सकते हैं और नया वापस एक प्लांट को तैयार कर सकते हैं। और ऐसे कल्चर को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाला श्वसन उपादान नहीं है? यहाँ से आपसे श्वसन उपादान पूछा गया है जो नहीं है इससे, तो वो यहाँ पर कौन सा लेने वाला है? तो यहाँ पर आपका रहने वाला है ऑक्सीजन। कौन रहने वाला है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी हम लोग जितना ज्यादा अगर कृषि क्षेत्र में जितना हम केमिकल का यूज करते हैं, कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा किस चीज पर प्रभाव पड़ने वाला है? तो उस चीज को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है, जैसे इसमें बोला गया है मिट्टी की उत्पाद में वृद्धि नहीं करता, ये क्या करता है? कमी करता है। जैसे इसमें बताया गया समय के साथ फसल की पैदावार में क्या होना? कमी। बिल्कुल बात सही है। हम जितना ज्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे समय के हिसाब से हमारी फसलों की पैदावार क्या होती जाएगी?
कम होती जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों, वो कौन सा रहने वाला है? समय के साथ फसल की पैदावार में क्या हो रही है? कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल? तो न्यूक्लियोलस हम किसको कहते हैं? यहाँ पर केंद्रिका को कहते हैं। इसको कहते हैं यहाँ पर हम केंद्रिका को। तो यहाँ पर ये जो केंद्रिका, इस केंद्रिका के अंदर सबसे ज्यादा जो बनेगा वो बनने वाला है कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। ये जिसे हम क्या कहते हैं? आरएनए। आरएनए के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। लेकिन यहाँ केंद्रिका में सबसे ज्यादा जो संश्लेषण होता है जिस आरएनए का, जो आरएनए सबसे ज्यादा बनता है वो कौन सा बनता है? राइबोसोमल आरएनए का। इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो विविध यानी हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन किसको कहते हैं? जिनके युग्म कैसे होते हैं? अलग अलग। कैसे होते हैं? अलग अलग। हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों युग्म कैसे होने चाहिए? कुल मिला के अलग अलग। ये युग्म अलग है, ये युग्म अलग है, इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? हेटेरोजाइगस कह सकते हैं। और हमसे पूछा गया है कि मटर के या मटर की मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? यहाँ पर एकल संकर संकर, एकल संकर संकर, एकल संकर संकरण में ध्यान रखना, आपसे पूछा गया है यहाँ पर दोनों हेटेरोजाइगस मटरों के बीच का जो परिणाम है, जो रेशो आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब मेटल का F1 नियम होता है तो मेटल के F1 के मध्य जब संकरण करवाया जाता है दो पौधों के मध्य, उसके बाद में जो रेशो आपका निकल कर आता है तो यहाँ पर क्या निकल कर आता है? एक तरफ नर है, एक तरफ मादा है। यहाँ पर टी, यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो लंबे पौधे हैं उनका रेशो, यहाँ पर घने पौधे हैं उनका रेशो पर देखें तो यहाँ पर 3:3 होने वाला है। कितना रहने वाला है? 3:2। ये इसके क्या है? लक्षण प्रावधान। इन्हीं के बारे में हमसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या रहने वाला है? 3:1। क्या रहने वाला है? 3:1। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालीन निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है? यहाँ आपसे पूछा गया है, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालीन निपटान के लिए यानी परमानेंट यानी लंबे समय के बाद में इसको निपटान के लिए जो उपयोगी की जाने वाली जो सबसे आम विधि है वो यहाँ पर कौन सी रहने वाली है दोस्तों? जैसे परमाणु रिएक्शन में पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग, और भूमिगत भंडारों में गहन और भूवैज्ञानिक निपटान यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है इसका भूमिगत भंडारों में गहन भूवैज्ञानिक, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका निपटान कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है? कौन सी विशेषता? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यहाँ पर पूछा गया है जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है? तो वो विशेषता देखते हैं, ये कौन सी होती है? तो यहाँ पर प्रजनन के लिए ये भी होती है जिम्नोस्पर्म में, फल के अंदर बीजों का होता है, पानी के परिवहन के लिए नलियों का उपस्थित होना ये भी होता है। आंसर आ जाएगा प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन। शंकुओं के अंदर से ही ध्यान रखना है, यहाँ पर अंदर की तरफ क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आप बना सकते हैं परागकण, इसको बना सकते हैं वो परागकण। तो यहाँ पर युग्मकों को बनाने के लिए यहाँ पर युग्मकों को बनाने के लिए यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? शंकुओं का। और ये शंकु जो बनते हैं ये कौन से प्लांटों में बनते हैं? या आपके जिम्नोस्पर्म में बनते हैं लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं होता। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंचुओं में एक विशेष मांसपेशी संरचना होती है जिससे कहा जाता है जो उन्हें मिट्टी में चलने में क्या करती है? मदद करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहने वाला है
वो रहने वाला है कौन सा, आपकी सेट। ठीक है, जिस कैंची को क्या करता है, गति प्रदान करता है, चलने में हेल्प करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पौधों में रस के आरोहण या रसारोहण का सही मार्ग निम्नलिखित से कौन सा है? कि प्लांट के अंदर से पानी का जो गमन है वो ऊपर या परिवहन जो है वो किस तरीके से होगा, किस माध्यम से होगा। तो यहाँ पर जाइलम फ्लोएम स्ट्रोमेटा नहीं, यहाँ पर फ्लोएम जाइलम जड़बाद ये भी नहीं होगा और जाइलम स्ट्रोमेटा जड़बाद ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा कौन सा, कि जड़बाद जाइलम पत्तियों तक यहाँ पर क्या पहुंचता है, आपका जल। कौन सा यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा रहने वाला है, तो जड़ के बाद से जाइलम में, जाइलम से कहाँ पहुंचेगा पानी, पत्तियों। इसका आंसर रसारोहण का जो आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो यहाँ पर बताया गया है लाइपेन प्रदूषण का संकेत कौन देता है, O3, SO2, NO2 या CO या NO3%। तो इसमें आंसर जो रहने वाला है वो दोस्तों रहने वाला है SO2। क्या रहने वाला है, SO2। ठीक है, जिससे पता चलता है कि लाइकेन प्रदूषित है या नहीं। सबसे ज्यादा ध्यान SO2 से ही इसका पता चलता है, लाइकेन का पता चलता है कि लाइकेन प्रदूषित है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारिस्थितिकी पिरामिड में किस स्तर पर आपको सबसे अधिक बायोमास होगा। तो किस स्तर पर सबसे ज्यादा बायोमास मिलेगा आपको, बायोमास सबसे ज्यादा जिस स्तर पर मिलता है वो होते हैं उत्पादन। वो कौन होते हैं दोस्तों, उत्पादक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है, उत्पादक रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। कि बायोटेक के अंदर हम जीन लाइब्रेरी का जो यूज करते हैं या उसका जो उद्देश्य है वो क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसका उद्देश्य जो है ज्यादा से ज्यादा तो देखो क्लोनिंग कराना है। क्वेश्चन नंबर देखो आंसर नंबर 4 में देख रहे हैं, क्लोनिंग करना है विश्लेषण के लिए, और डीएनए टुकड़ों का क्या करना है, यहाँ पर संग्रह करना है और संचित करना है। ये जीन लाइब्रेरी का एक मुख्य क्या है, उद्देश्य है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या रहने वाला है, आंसर नंबर 4 रहने वाला है, क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का क्या कर सकते हैं, संग्रह और संचित करना। इसके बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है दोस्तों कि रक्त ऊतक या मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बनता है। रक्त ऊतक या मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बनता है, वो बनता है किसमें, प्लाज्मा। इसमें बनता है दोस्तों प्लाज्मा। तो आंसर नंबर यहाँ पर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो मेरा तो कहना ये है कि एग्जाम में जाने से पहले आप लोग क्वेश्चनों को एक बार देख कर जाए। ठीक है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, थोड़े उन क्वेश्चनों को इस हिसाब से हैंडल करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है कि स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम की स्थिति कैसी हो जाती है। स्तनधारी जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, उनमें जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के नीचे डायफ्राम पाया जाता है। तो डायफ्राम की स्थिति पूछी गई है कैसी होती है। एक तो वो सिकुड़ जाता है, दूसरा वो कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। जिसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है कैसा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको कह रहा है, दो जीवों के एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया। दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है, तो हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, वह सदैव एक ही प्रजाति के होते हैं। बार दोस्तों फिर भी देख लेते हैं, उन्हीं भी एक ही परिवार के शामिल होना चाहिए। एक ही जीनस के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषताएं साझा करते हैं, नहीं, सदैव एक ही प्रजाति के होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। वे निकट संबंधी होते हैं, उनमें अनेक विशेषताओं का साझा करते हैं। तो इसका आंसर तो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 3 रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का, सदैव एक ही प्रजाति के होते हैं, तभी उनमें दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण। वापस बोल रहा हूं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है
जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, तो वो है आपका विटामिन B12। जो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका से रिलेटेड अगर आपसे विटामिन पूछ रहे हैं, घुलनशील विटामिन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, कौन सा देना है, विटामिन B12। आंसर क्या देना है, विटामिन B। इसको हम गाजर से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी को हम धूप से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन ई प्रजनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या माना गया है, विटामिन माना गया है। विटामिन B12 तंत्रिका कार्य के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माना गया है, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट माना गया। आगे, बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है, जहां पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल जाती है। तो दोस्तों देखो, ये तो आपसे पूछा जाएगा, चपटी डंठल जैसी संरचना में बदल रही पत्ती, तो पत्ती अगर कोई डंठल टाइप की संरचना में बदल रही है तो वो होती है कंडीशन, उसको हम कहते हैं फाइलोडिया। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फाइलोडिया। क्या कहते हैं उसको, फाइलोडिया। तो क्या बोल रहा है, बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार की पत्ती संशोधन मौजूद होता है, और पत्ती की ब्लेड एक चपटी डंठल जैसे संरचना में बदल जाएगी, और उस कंडीशन को हम कहते हैं फाइलोडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। रक्त का प्रकार है AB। रक्त वैसे आपको पता है 4 प्रकार के हैं, कौन से, A, B, AB और O। तो यहाँ पर पूछा गया हमें AB के बारे में। तो रक्त का प्रकार कौन सा है, AB। सामान्य प्राप्त करता माना जाता है, जो सबसे क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है। क्योंकि इस रक्त प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है, क्या होता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति में ध्यान रखना है। जैसे इसमें बोला गया है एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी, और यहाँ पर ए और बी दोनों एंटीजन, और न तो ए और ना ही बी एंटीजन। तो ध्यान रखना, इस ए बी के अंदर दोनों की दोनों एंटीजन है, दोनों की दोनों क्या है, एंटीजन है। यानी कहने का मतलब, ये जैसे आरबीसी की सतह है, इस आरबीसी की सतह के ऊपर ये एंटीजन है, ये एंटीजन ए है, ये एंटीजन बी है। अब ध्यान रखना, एंटीजन के विपरीत हमारी प्लाज्मा के अंदर, इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी। अगर जैसे किसी ब्लड के अंदर अगर एंटीजन ए है, तो उसकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी क्या मिलेगी, बी। प्रतिरक्षी क्या मिलेगी उसके अंदर, बी मिलने वाली है दोस्तों। क्या मिलने वाली है, बी। और इसका ब्लड का जो टाइप रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है, ए रहने वाला है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि रक्त का प्रकार क्या है, ए बी, यानी उसकी सतह पर दोनों की दोनों एंटीजन आ गई है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगी ही। तो ध्यान रखना, इसकी सतह पर ए और बी दोनों क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है, ए और बी दोनों एंटीजन। आगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलता है 22 में। दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार योगदान करता है। तो दीमक को जो भोजन जो सबसे ज्यादा पसंद है वो कौन है, सेल्यूलोज। कौन पसंद है उसको, सेल्यूलोज। क्योंकि उसके अंदर एक प्रकार का सहजीव पाया जाता है आहार के अंदर, जो उसमें सेल्यूलोज का पाचन करने में सबसे ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। तो दीमक जो होती है वो ध्यान रखना है, जो लकड़ी के अंदर पाया जाने वाला सेल्यूलोज होता है, उसका सबसे ज्यादा उपभोग करता है, उसको सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो आंसर रहने वाला है कि लकड़ी में सेल्यूलोज का क्या करना, उपभोग करना। आगे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 23 में। कि शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग विभिन्न उद्योग में किया जाता है, जिनमें शामिल है। देखो क्वेश्चन वापस बोल रहे हैं, शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खी से प्राप्त जो मोम का उपयोग है वो विभिन्न उद्योगों में किया जाता है, जिसमें क्या शामिल है। देखो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर मधुमक्खियों से जो मोम का उपयोग कर रहे हैं, आज के टाइम में दवाइयां बनाने में सब ज्यादा इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सब ज्यादा किसमें यूज कर रहे हैं, इसका उपयोग दवाइयां बनाने में कर रहे हैं, यानी फार्मा में कर रहे हैं जानो। तो यहाँ पे लिखा हुआ फार्मास्यूटिकल, क्या लिखा हुआ है, फार्मास्यूटिकल लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा यहाँ पर दवाइयां बनाने में मधुमक्खी के मोम का शहद का क्या कर रहे हैं, प्रयोग किया जाता है। आगे तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, फार्मास्यूटिकल रहने वाला है। फार्मास्यूटिकल क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, इसमें दवाइयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है मधुमक्खी से, शहद से और मोम से। ठीक है, मेडिकल।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे दोस्तों। 24वें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाता? तो वापस होना हो, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारकों के रूप में नहीं माना जाता है? तो वो इसका है जैसे शिकार, प्रतिस्पर्धा, रोग और संसाधनों की प्रचुरता। क्वेश्चन को एक बार वापस देखें। यहाँ पर आपसे पूछा गया कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारकों के रूप में नहीं माना जाता? तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है संसाधनों की प्रचुरता। जितना ज्यादा संसाधन मिलेगा, ध्यान रखना, उतनी ही वृद्धि में क्या होती है, उतनी ही जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। और देखो, शिकार जीव अपने आप क्या कर लेते हैं, करके अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करते रहते हैं। उनमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है दो जीवों के बीच में, तो भी उनमें क्या होता है, जनसंख्या में कंट्रोल रहता है। उनमें रोग लगने से भी वो जीव क्या रहते हैं, उस एरिया में, उस डेंसिटी, उस घनत्व में क्या रहते हैं, कंट्रोल रहते हैं। लेकिन यहाँ पर संसाधनों में अगर बहुत ज्यादा अगर अपन लोगों ने उस एरिया में बहुत ज्यादा संसाधन बढ़ा दिए हैं तो वहां पर जनसंख्या बढ़ने के क्या हो जाता है, चांस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम रिसोर्स से जितना कम देंगे उतनी ही जनसंख्या में क्या होगा, आगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ पर अनुलेखन और अनुवादन होता है। तो यहाँ पर अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यहाँ पर बोला जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है ना, होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में कौन से जीव आते हैं, इनमें ज्यादातर आपको पता है कौन से जीव आते हैं, जीवाणु आते हैं, नीलगिरी शैवाल आते हैं, ठीक है, प्लाज्मा आते हैं। तो यहाँ पर जीवाणु के अंदर ध्यान रखना है, जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर ही यहाँ पर डीएनए से आरएनए भी इसी कक्ष में बनता है, और आरएनए से यहाँ प्रोटीन भी इसी कक्ष में बनता है। तो यहाँ पर अनुलेखन भी इसी कक्ष में हो रहा है और अनुवादन भी इसी कक्ष में हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें बोला जाता है कि एक साथ साइटोप्लाज्म में होता है। तो आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि एक साथ यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा, 3, एक साथ साइटोप्लाज्म में प्रोसेस कंप्लीट होती है। कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन की एंड ट्रांसलेशन। कौन से जीवों में, प्रोकैरियोटिक जीवों। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर पर चल रहे हैं 46 में, कि यूकैरियोटिक कोशिका का साइटो स्केलेटन किससे बना होता है, साइटो स्केलेटन किससे बना होता है? तो साइटो स्केलेटन होता क्या, ये हमारी हड्डियों की विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये जैसे कोई बॉल की जैसे सेल है, इस सेल के अंदर बहुत सारे जैसे कुछ फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसके बाद में जैसे इसमें पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट, इसी में पाए जाते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये लीजिए, ये कौन है, माइक्रोफिलामेंट। और इसी के साथ साथ जैसे इसका इंटरमीडिएट फिलामेंट भी पाए जाते हैं, कुछ इंटरमीडिएट वेलिकल भी होती है, इसके अंदर कुछ फिलामेंट होते हैं। तो तीनों की तीनों इस साइटोस्केलेटन के अंदर ध्यान रखना है, तीनों संरचना, इस साइटोस्केलेटन की तीनों संरचना जो बना रहे हैं वो तीन चीज बना रही है। कौन कौन से, इसमें लिख देता हूं मैं, जैसे माइक्रो फिलामेंट, ये हड्डियों की ध्यान रखना सबसे बेस्ट एंड बेस्ट सेल है। और इस सेल के अंदर कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, तीनों फाइबर्स कौन से मिलते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी मिलता है, माइक्रोफिलामेंट भी मिलता है, और इंटरमीडिएट्स भी। आगे ध्यान दें। इसके बाद में चलते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको कह रहा है दोस्तों कि शीर्षक प्रभाविता की प्रक्रिया को किस बौद्धिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? ये कौन से बौद्धिक हार्मोन द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है? तो शीर्ष प्रभाविता का मतलब है कोई भी प्लांट के शीर्ष भाग को क्या करना, प्रभावित करना, उसको वृद्धि करवाना। ये सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है दोस्तों, तो वो करता है कौन, ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन करता है, ऑक्सिन। तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ऑक्सीजन हार्मोन रहने वाला है। जिब्रेलिन ऑक्सीजन ध्यान रखना है, ऑक्सीजन की और मदद करता है वृद्धि करवाने के लिए। साइटोकाइनिन ध्यान आपको पता ही है कि सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा क्या करता है, मदद करता है। और इथाइलिन जो हार्मोन या इथिलीन जो हार्मोन है वो क्या करता है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है जो फलों को क्या करता है, पकाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कि शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहाँ होती है। शुक्राणु की मेच्योरिटी और उसका जो स्टोरेज है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो वो दोस्तों सबसे ज्यादा इसके अंदर होता है। जैसे सैलरी वगैरह से नलिका तो केवल शुक्राणु को बनाती है, इस नलिकाओं के अंदर शुक्राणु बनते हैं, वसा डिफरेंस के द्वारा शुक्राणु जाते हैं। प्रोस्टेट के अंदर ध्यान रखना शुक्राणु एकत्रित होती है, द्रव का या लिक्विड का या कहने का मतलब सीमन का, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लिखा हुआ। तो यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा, एपिडिडिमस। एपिडिडिमस आपको पता है कि पर्सन के, जैसे ये दोस्तों पर्सन है, पर्सन के बाहर एक संरचना है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, एपिडिडिमस कहते हैं। एपिडिडिमस में जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के अंदर इसका संग्रह सबसे ज्यादा रहता है, शुक्राणु कोशिकाओं का क्या रहता है, संग्रह सबसे ज्यादा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है एपिडिडिमस। इसके बाद में बढ़े आगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका होती है। जो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसको टीआरएनए क्या करता है। तो आइए देखो टीआरएनए क्या कर सकता है। टीआरएनए को पहले एक बार देखते हैं, जैसे सेल और सेल के अंदर ये जैसे एमआरएनए को, और एमआरएनए के साथ एमआरएनए के ऊपर कौन जुड़ा होता है, राइबोसोम इकाइयां जुड़ी होती है, कौन जुड़ा होता है, राइबोसोम। और इसके द्रव में ये जैसे टीआरएनए है, कोशिका के द्रव में टीआरएनए है, और इस द्रव के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, एमिनो एसिड्स मिलेंगे, एमिनो अम्ल। इन एमिनो अम्लों को ध्यान रखना, ये टीआरएनए अपने तीसरे सिरे पर जोड़कर ये टीआरएनए ने पकड़ पकड़ के लाएंगे और इस राइबोसोम की सतह पर ला ला के उनको क्या करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। और यहाँ पर एक एक टीआरएनए आता जाएगा, राइबोसोम की सतह पर छोड़ता जाएगा, और ये सभी के सभी एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड्स क्या करते जाएंगे, लंबी श्रृंखला का यहाँ पर क्या कर देंगे, निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला अनुवादन प्रक्रिया में दौरान टीआरएनए की भूमिका बताइए। तो टीआरएनए की भूमिका देखो क्या हो सकती है, एमिनो एसिड्स को यानी एमिनो अम्लों को राइबोसोम के कहां तक, ये कौन है, ये कौन है, राइबोसोम, ये कौन है, राइबोसोम, इसकी सतह तक लेकर आना। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में इसका आंसर हो जाएगा आपका एमिनो एसिड्स। इसके बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30। पौधों में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी ऊतक स्थित होता है। पौधों में अनुभागीय जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी जो ऊतक स्थित होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आंसर, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पेरिसाइकिल। कौन सा रहने वाला है दोस्तों, पेरिसाइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरिसाइकिल। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल कौन है। तो यांत्रिक रोग प्रबंधन जो इंसानों के द्वारा कहने का मतलब खुद से किया जा सकता है, ऐसा बोला। तो यहाँ पर कवकनाशी का उपयोग भी हम लोग नहीं कर सकते यांत्रिक में, ये केमिकल में आता है। प्रतिरोधी फसल किस्मों का उपयोग भी हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, सस्ते में आता है। और संक्रमित पौधों के अंशों को हटाना ये हम लोग कर सकते हैं अपने हाथों से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो संक्रमित भाग होते हैं पौधे के उन अंशों को अगर हटाने की जो प्रोसेस है वो यांत्रिक रोग प्रबंधन, ठीक है। रोगों में बदलाव हेरफेर करना ये भी इससे प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, यांत्रिक रोग प्रबंधन का रहने वाला है संक्रमित पौधों के अंशों को क्या करना, हटाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 32। प्लेटेहेल्मिन्थेस फाइलम की विशेषता बतानी है आपको। यहाँ पर प्लेटेहेल्मिन्थेस जो जिसमें चपटे घर में आते हैं उसके अंदर आपको बताना है, संघ की एक विशेषता आपको बतानी है। उस संघ की विशेषता है जैसे गोल असंगत शरीर नहीं होगा, ये भी जो जोरदार अंशों की मौजूदगी ये भी नहीं आएगा, और समतांत्रिकता के साथ अपने फीते जिसे हम संरचना हो सकते हैं। विष्णु ये बात एकदम सही है। तो प्लेटेहेल्मिन्थेस में यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों, आंसर रहने वाला है समतांत्रिकता के साथ अपने। आगे बढ़ो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर रहने वाला है 33। दोस्तों यहाँ पर देखिए
प्रोटोप्लाज्म सैलेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म सैलेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर देखो प्रोटोप्लाज्म सैलेन के लिए इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर जो रसायन सबसे ज्यादा होता है मैनिटोल, यहाँ पर नहीं होगा, सॉर्बिटोल नहीं होगा, मैनोल भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो कौन सा रहने वाला है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ो। इसके बाद में चलते हैं 34 पे। यहाँ पर ये मॉन्ट्रियल है, यहाँ पे क्या है? मॉन्ट्रियल। अब मॉन्ट्रियल एक समझौता हुआ था जो 1989 के लगभग 16 दिसंबर 1989 के लगभग हुआ था, बहुत समय पहले हुआ था। और इसमें सभी देशों ने एक ही चीज का समाधान किया था कि हमें क्या करना है, ओजोन परत को बचाना। किस परत को बचाना? हमें ओजोन परत में क्या करना है, बचाना। तो यहाँ पर देखो ओनली वर्षन नहीं आएगा, ओजोन परत से रिलेटेड बिल्कुल मॉन्ट्रियल जो समझौता है किससे रिलेटेड है? ओजोन परत से रिलेटेड। कि हमें हानिकारक गैसों से हमें किससे बचाना है? हमारी ओजोन परत को बचाना है, O3 लेयर को बचाना है। यहाँ पर जो दोस्तों आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? ओजोन परत की। ठीक है, आगे रहने वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 35। इटाई की विषाक्तता के कारण क्या होता है? किसकी धारणा कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है? लेड, कैडमियम और स्ट्रोनियम या टीन? यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है कैडमियम की धारणा है कमी के कारण कौन सा इटाई का होता है? ठीक है, जो बॉन से और रक्त से रिलेटेड है। इस रोग में खून की कमी भी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, जोड़ों के दर्द हो जाते हैं, इस टाइप के रोग हो जाते हैं जो किसकी कमी से होता है? कैडमियम की कमी से होता है। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलोत्पादन के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता? वापस पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता है? वो है पक्षी, कीट, मछली, समंदर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों रहने वाला है मछली। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है दोस्तों? मछली यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 में लिखा गया है, 37 में यहाँ पर दिया गया है जैव नियंत्रण एजेंट। यहाँ पर हमें ध्यान रखना बायो एजेंट का नाम, जैसे कि बायो एजेंट जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासिटाइड्स का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पर जिसका उपयोग किया जाएगा वो होंगे, यहाँ पर कीटों का कार्य रूप से नुकसान के लिए नहीं होगा, कीटों को आकर्षित करने के लिए रासायनिक संकेतों का उत्सर्जन नहीं होगा, शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर। तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? आंसर नंबर 3 रहेगा। अब चलते हैं हमारे पास अब तो 3 क्वेश्चन बचे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको भूमिका बतानी है कि गोल्जी उपकरण करता क्या है। गोल्जी उपकरण तो यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे इसमें प्रोटीन संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, और यहाँ पर जैसे एक साथ प्रोटीन, लिपिड और संशोधन और वर्गीकरण और पैकेट, बिल्कुल गोल्जी उपकरण ये सभी प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है सेल पे। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 में, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? जो फीमेल के अंदर गर्भावस्था के दौरान रखना है, यहाँ पर बोल रहा है कि गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए यानी उसको टूटने न दे दे, ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी? कौन से हार्मोन की जिम्मेदारी रहेगी? जो एक हार्मोन है जो कॉर्पस लुटियम से निकलता है, जो अंडाशय के कॉर्पस लुटियम से निकलता है, ये कॉर्पस लुटियम कोशिका से निकलने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, और इस हार्मोन से सबसे ज्यादा कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो गर्भाशय की लेयर को क्या करता है? बनाए रखता है, टूटने नहीं देता। गर्भावस्था के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल है। तो कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में कॉकरोच जो श्वसन प्रक्रिया करते हैं वो किससे करते हैं? श्वसन नली से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? श्वसन नली से। तो इसका आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है? श्वसन नली। तो दोस्तों हम लोगों ने ये जेट के 40 क्वेश्चनों को सोल्व किया है।
जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरीके से मैं आपको और भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल कराऊंगा 2023 के, 22 के, 21 के। उन क्वेश्चनों को भी आप लोग देखें और एग्जाम में अटेंड करें और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखे जा रहे हैं। थैंक यू।